भवानीपुर गांव उत्तर प्रदेश के सूखे और चुप खेतों के बीच बसा हुआ एक पुराना, धूल से भरा गांव था। यहाँ की हवाओं में अब भी घंटों की आवाजें गूंजती थीं और चौपालों में बूटियों की खुशबू बसी रहती थी। लेकिन गांव के बीचों बीच, जहाँ बाकी घरों की ईंटें भी वक्त के साथ ठहरने लगी थी, वहाँ एक हवेली थी। श्रीवास्तव परिवार की 3 मंजिला काली ईंटों वाली हवेली, जिसकी दीवारें गर्मियों में भी ठंडी रहती थी और जिसके बारे में गांव के बच्चे कभी सीधे सवाल नहीं पूछते थे। उस रात हवेली सजी हुई थी। पीले फूलों की माला, दियों की कतारें और ढोल की थाप पूरे आंगन को भर रही थी। अमित की शादी थी। परिवार का सबसे छोटा बेटा शहर से पढ़ाई कर लौटा, जिसने नेहा नाम की एक सुंदर लेकिन शांत लड़की से शादी की थी। नेहा, जो लखनऊ से थी, पहली बार इस वीरान से गांव में आई थी। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चुप्पी थी, जैसे वो किसी अनकहे डर को भीतर छुपाकर बैठी हो। सारे रस्में धूमधाम से पूरी हुई और फिर जब आधी रात होने को आई तो दूल्हा दुल्हन को हवेली के ऊपरी माले पर बने कंवर सुहाग कमरे में भेजा गया। यह कमरा पीढ़ियों से श्रीवास्तव परिवार में सुहागरात के लिए चुना जाता रहा था। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम थे। कई में तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी, लेकिन एक महिला की तस्वीर, लाल साड़ी, बालों में गजरा और बहुत कड़ी गहरी आंखें, अब भी ताजा और चमकती हुई दिखाई देती थी। वो सावित्री श्रीवास्तव की तस्वीर थी, अमित के परदादा की बहू, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता था। कमरे में 3 दरवाजे थे। पहला जो मुख्य सीढ़ी से जुड़ता था, दूसरा जो पिछवाड़े की बालकनी में खुलता था और तीसरा जो बगल के कपड़ों के कमरे में जाता था। लेकिन नेहा की नजर खेर गई उस दीवार पर जो बाईं ओर कोने में थी। वहां जहां ईंटें बाकी दीवारों से कुछ पुरानी लग रही थी, जैसे उन्हें बाद में जोड़ा गया हो। उस दीवार में एक हल्की दरार थी, बिल्कुल निचले हिस्से में, जहां से जैसे कुछ बहुत पुराना सांस ले रहा हो। ये दीवार अजीब नहीं लगती? नेहा ने धीमे स्वर में पूछा। अमित ने थोड़ी हंसी के साथ बात टाल दी। वो पुराने जमाने का कोई स्टोर था शायद, अब तो सील कर दिया गया है। मत सोचो ज्यादा। पर नेहा की नजर उस दरार पर ही टिकी रही। रात जब गहरी हो चली और हवेली के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, तभी उस दीवार के पास से टिक 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 की आवाज आई, जैसे किसी ने पत्थर से दीवार पर 3 बार खटखटाया हो। नेहा उठ बैठी। अमित गहरी नींद में था। उसने धीमे से कंबल हटाया और दीवार की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, पर कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई उसके पीछे खड़ी हो। तभी वह आवाज दोबारा आई, इस बार एक धीमा, सांसों सा खुरदुरा स्वर, अब तेरी बारी है। नेहा कांप गई। वह पलटकर अमित को जगाने ही वाली थी कि अचानक कमरे की बत्ती यपकने लगी और दीवार पर परछाई बनने लगी। एक महिला की परछाई, जो सिर झुकाए दीवार के पीछे बैठी हो, लेकिन जरा उस तरफ मोड़ रही हो, नेहा की तरफ। सुबह होते ही नेहा ने यह बात अपनी सास सुनीता देवी से कही। उनका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। उस दीवार की तरफ मत देखो बहू, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। वो चौथा दरवाजा है जो कभी नहीं खुलना चाहिए। पर इसमें है क्या? नेहा ने पूछा। इतना जान लो, सुनीता देवी ने कहा। जिस रात सावित्री बहू को इस कमरे में भेजा गया था, उसी रात वो गायब हो गई। सुबह दरवाजा खुला मिला, मगर अंदर कोई नहीं था। दीवार खुली थी और वहां से एक अजीब सी गंध आ रही थी। उसके बाद दीवार को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया और ये नियम बना दिया गया कि उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। नेहा के हाथ पैर सुन पड़ गए, लेकिन अंदर कोई अधूरी जिज्ञासा जाग चुकी थी। उसी रात जब सब सो चुके थे, उसने कमरे की अलमारी के पीछे पड़े कुछ पुराने कपड़ों के नीचे एक पुरानी चिट्ठी देखी, लाल स्याही से लिखी हुई, या शायद खून से। मैं इंतजार कर रही हूँ उस रात से अब तक। मैं अधूरी हूँ। अगली दुल्हन मेरी जगह लेगी। चौथा दरवाजा फिर खुलेगा। नीचे लिखा था, सावित्री श्रीवास्तव 1947 इंच। और जैसे ही नेहा ने वो चिट्ठी पढ़ी,
कमरे की दीवार से फिर वही 3 खटखटाहट की आवाज आई, टिक टिक टिक। पर इस बार आवाज के बाद एक और चीज हुई। कमरे की हर चीज जैसे दो पल को थम गई और दुल्हन की तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। नेहा कई रातों तक सो नहीं पाई। हर बार जब वह आंखें बंद करती एक ही सपना आता, एक पुरानी लाल साड़ी में लिपटी औरत जिसके बाल खुले हुए थे और चेहरा एक गहरे घूंघट में छुपा था। वह धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ती और जैसे ही उसका हाथ दीवार की दरार को छूता नेहा की नींद खुल जाती, पसीने से तर, दिल तेज धड़कता हुआ। पर एक रात वह सपना आगे बढ़ गया। इस बार वह खुद को उसी कमरे में खड़ी देखती है, लेकिन वह अब नई नवेली दुल्हन नहीं बल्कि सावित्री है। वही साड़ी, वही गजरा, वही चूड़ियां। कमरे में दिए जल रहे हैं, कोई बांसुरी की मधुर तान बज रही है, लेकिन उसी मीठे संगीत के बीच एक भीतर तक चीर उसने सपना देखा कि वह यानी सावित्री दीवार के बाहर, सामने 4 दरवाजे, 3 खुले हैं, एक बालकनी की ओर, एक हॉल की ओर और एक वस्त्र भंडार की ओर। लेकिन चौथा दरवाजा जमीन के बहुत पास, एक छोटा सा लकड़ी का द्वार जिसकी कुंडी अंदर से बंद है, जैसे किसी को बाहर नहीं भीतर से रोकना जरूरी हो। सपने में सावित्री उस दरवाजे की ओर देखती है और बुदबुदाती है, वो आएगा आज रात, मैं तैयार हूँ। नेहा एक झटके में उठ बैठी, सांस अटक रही थी और उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, वो आएगा। भोर होने पर उसने अमित से इस बारे में बात की, लेकिन अमित का चेहरा उतर गया। तुम्हें किसने सावित्री के बारे में बताया? उसने सख्ती से पूछा। किसी ने नहीं, पर मैं उसे देखती हूँ हर रात। मैं उसके सपने नहीं देखती, मैं उसके यादें देखती हूँ। अमित चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तुम्हें नहीं देखना चाहिए। कुछ यादें जिंदा रह जाती है और जो उन्हें छूता है वो खुद भी भूत बन जाता है। पर अब बात नेहा के हाथ से निकल चुकी थी। उस रात उसने तय किया कि वो खुद जानेगी कि चौथा दरवाजा आखिर है क्या। वो कमरे में अकेली थी। हवेली के सारे लोग नीचे मेहमानों के खाने में व्यस्त थे। नेहा ने अलमारी सरकाई। दीवार की दरार अब और भी साफ दिख रही थी, जैसे भीतर से किसी ने नाखून से खुरच कर उसे चौड़ा किया। उसने हाथ में दिया लिया और धीरे धीरे दीवार की दरार पर उंगलियां रची। वो ठंडी थी, पर भीतर से गर्म सांसों की एक लहर निकली। नेहा एक पल को हिचकी, पर तभी दीवार से एक धीमी खट की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से धीरे से थपथपाया हो। वह कांप गई, पर पैर पीछे नहीं हटाए। अचानक दीवार की सतह अपने आप कांपने लगी। दिया बुझ गया और दरार से एक सुर्ख रोशनी झलकने लगी, जैसे आगे भीतर कोई दरवाजा खुल रहा हो। फिर एक सरसराहट और नेहा को लगा जैसे किसी ने उसकी हथेली को भीतर से पकड़ा। सावित्री, उसने फुसफुसाया और तभी उसकी आंखें पलट गईं। उसने खुद को फिर उसी सपने में पाया और अब वह सिर्फ देख नहीं, वह भीतर थी। यह 1947 सावित्री श्रीवास्तव की शादी। कमरा वही था, दीवारें वही और चौथा दरवाजा अब खुला हुआ था। भीतर धुंध और अंधेरा था, लेकिन वह अपने आप चली जा रही थी, जैसे किसी ने उसकी सांसों पर नियंत्रण पा लिया हो। और तभी धुएं के बीच से एक लाल आंखों वाली परछाई निकली। इंसान नहीं, एक स्त्री आकार, लेकिन जरा उल्टा। आंखें जहां मुंह होना चाहिए था और मुंह जहां आंखें। उसने सावित्री को छुआ और धीरे से कहा, जो अपनी मर्जी से आता है वो मेरी जगह लेता है और फिर मेरा नाम उसकी जुबान पर रहेगा। सपना टूट गया। नेहा जमीन पर गिरी पड़ी थी, सांस फूल रही थी। कमरे में बत्तियां झपक रही थी और चौथे कोने की दीवार से लाल धागे जैसे कुछ बाहर निकल रहे थे, धीरे धीरे, जैसे सांप दीवार को छोड़ रहा है। अब उसे यकीन हो गया था, सावित्री कहीं गई नहीं।
वो वहीं थी, दीवार के पीछे, दरवाजे के पास, और उसने अब नेहा को चुन लिया था। भवानीपुर की हवेली अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। सब कुछ बदल चुका था। नेहा की आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी, बल्कि एक अजीब गहराई उतर आई थी। उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन हाव भाव जैसे किसी और के हो गए थे। उसकी चाल धीमी मगर निर्णायक हो चली थी, जैसे वह अब किसी अदृश्य राह पर चल रही हो जो सिर्फ उसे दिखती हो। हवेली के सदस्य उसकी आंखों से बचते फिरने लगे थे, और सास सुनीता देवी ने तो जैसे चुप्पी की सौगंध खा ली थी। वह नेहा से नजर मिलाने से भी कतराती थी। अमित, जो शुरू में इन सब बातों को केवल वहम समझता था, अब खुद डरने लगा था। रात को वह नेहा के बगल में सोते हुए अचानक उठ जाता और पसीने से तड़पाया जाता। कुछ रातों में उसने महसूस किया कि नेहा सोते हुए खुद से बातें करती थी। वह अपनी ही जुबान में एक अलग स्वर में बोलती थी। कई बार ऐसा हुआ कि वह उठकर कमरे की दीवार के पास जाकर घंटों खड़ी रहती और वहां फुसफुसाते हुए किसी से कुछ कहती। एक रात जब हवेली में बिजली चली गई और पूरा परिवार नीचे अंधेरे में मोमबत्तियां जलाने में व्यस्त था, नेहा अकेली कमरे में बैठी रही। कमरे में अंधेरा था, लेकिन वह शांत थी। उसने धीरे धीरे उस संदूक की ओर देखा जो कमरे के कोने में सालों से बंद पड़ा था। यह वही संदूक था जो सावित्री की शादी में दहेज के साथ आया था और जिसे छूना तक मना था। नेहा ने बिना किसी डर के उस संदूक को खोला। भीतर एक पुरानी लाल साड़ी, कुछ चुया और एक मंगलसूत्र रखा था। उसने वो साड़ी निकाली और उसी क्षण उसे पहन लिया। फिर वह आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से पूछा, तुम क्या चाहती हो? आईने में उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन आंखें अब उसकी नहीं थी। वो सावित्री की आंखें थीं, गहरी, स्थिर और बर्फ सी ठंडी। तभी उसके भीतर से एक आवाज गूंजी जो उसी की थी, पर बहुत दूर से आती प्रतीत हो रही थी। मैं अधूरी रही, अब तुम पूरी करोगी। अगली सुबह हवेली में हलचल मच गई। नेहा ने अपने सिर से सिंदूर मिटा दिया था और मंदिर में जाकर अपनी शादी की तस्वीरें जला दी थी। जब अमित ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, जिसकी शादी कभी पूरी ही न हुई हो वो पत्नी कैसे बन सकती है? उसने हवेली के सारे नियम तोड़ डाले। अब वह हर रात दीवार के उस हिस्से के सामने बैठती जहां कभी चौथा दरवाजा हुआ करता था। दीवार की दरार अब और गहरी हो चुकी थी और उससे लाल धागों जैसे रेंगती आकृतियां निकलती दिखाई देती थी। एक रात नेहा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। नीचे बारिश हो रही थी और हवाओं में एक अजीब सड़ान फैली थी, जैसे मिट्टी में कुछ पुराना सड़ चुका हो। नेहा ने दीवार पर हाथ रखा और जोर से कहा, सावित्री, अब मैं यार हूँ। दीवार में कंपन हुआ, एक तेज धमाका हुआ और दीवार का एक हिस्सा बीच से फट गया। दरवाजे के पीछे अब एक अंधेरा रास्ता था, इतना संकरा कि उसमें सिर झुकाकर ही घुसा जा सकता था। वहां से जली हुई मेहंदी और पुराने गुलाबों की मिलीजुली गंध आ रही थी। नेहा उस सुरंग में घुस गई। हवेली के लोग उसे खोज रहे थे। कमरे का दरवाजा टूटा हुआ मिला। दिया जल रहा था, लेकिन नेहा कहीं नहीं थी। अमित चिल्लाता रहा, नेहा, नेहा, पर कोई उत्तर नहीं आया। तभी कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, वही जो कभी दीवार के पीछे से आती थी। अब वो तुम्हारी नहीं, अब वो मेरी है। अमित सुन्न हो गया। दीवार अब फिर से बंद हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसमें एक नया नाम लिखा था लाल रंग में, नेहा श्रीवास्तव, वर्ष 2025। नीचे एक वाक्य और खुदा था, जो चौथे दरवाजे को खोलता है वह चौथी आत्मा बन जाता है। आज भी हवेली के उस कमरे में केवल 3 दरवाजे खुले मिलते हैं और चौथा दरवाजा अब फिर से दीवार में समा चुका है। हर नई दुल्हन को उस कमरे से दूर रखा जाता है, लेकिन गांव में अब एक नई कथा जुड़ गई है। अब वहां केवल सावित्री नहीं, नेहा की परछाई भी घूमती है। जो भी उस दीवार के पास कान लगाकर खड़ा होता है, उसे 2 आवाजें सुनाई देती है। एक कहती है, मुझे बाहर निकालो, और दूसरी कहती है, या खुद अंदर आ जाओ। भरिया गांव का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था।
न किसी किताब में, न किसी मानचित्र पर, और न ही किसी कहानी में। वो मानो समय की दरारों में छिपा हुआ एक ऐसा बिंदु था जहां हवा चलती तो थी पर कोई संगीत नहीं होता था, जहां पत्ते झड़ते थे मगर जमीन पर गिरने की आवाज नहीं आती थी। मैं नीरज वर्मा, एक स्वतंत्र फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री निर्माता जो भारत के गांवों, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों पर काम कर रहा था। मेरे कैमरे ने कई अनकही कहानियां दर्ज की थी, मगर धैर्य वो कहानी नहीं, एक जिंदा मकबरा निकला। पहली बार इसका जिक्र बनारस के घाट पर एक बूढ़े साधु ने किया था जो अपनी ही दाढ़ी में ऊंचा बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। उनके फूलों में आंसू होते हैं, उनकी जड़ें मुंह बन जाती है रात में। भरिया मत जाना, सूरजमुखी खा जाएंगे तुझे। मुझे हंसी आ गई थी, मगर जब उसने मेरी हथेली पकड़कर कहा, तू सुनता है ना, देखेगा भी, तो एक सिहरन मेरे रीढ़ में उतर गई थी। शायद उस एक पल में किसी और की स्मृति मेरी देह में घुस गई थी। मैं फिर भी गया, क्योंकि शायद इसी खतरे में मेरी कहानी थी। भरिया पहुंचना आसान नहीं था। वाराणसी से 2 लोकल ट्रेनें, फिर एक जीप और आखिर में आधे घंटे की पैदल यात्रा। जब पहली बार गांव के बोर्ड पर मिट्टी से लिखा नाम देखा, धरिया यहाँ फूल चुप नहीं रहते, तो मन थोड़ा खिंचका, मगर मैं रुका नहीं। गांव खुद में जैसे किसी प्राचीन मंत्र का प्रतीक था। मिट्टी के मकान, टूटी छतें और झूलते बल्ब जिनमें रोशनी कम, कंपन ज्यादा था। पर सबसे अलग था, गांव से कुछ दूरी पर फैला वो विशाल सूरजमुखी का खेत। मैंने ऐसे खेत पहले भी देखे थे, पंजाब में, आंध्र में, पर यहाँ की हवा में कुछ और था। जैसे मिट्टी कोई पुराना गीत गा रही हो, वो भी थरथराते सुरों में। जैसे जमीन के नीचे कुछ जिंदा है जो सांस लेता है जब तुम कदम रखते हो। जब मैंने खेत में प्रवेश किया तो सूरजमुखी अपनी पूरी महिमा में खिले हुए थे, पीले नहीं, एक अजीब बुझा हुआ सुनहरा, जैसे किसी प्राचीन कपड़े पर उभरे चित्र। दिन का उजाला था, पर खेत में छाया ज्यादा थी, जैसे सूरज खुद उन फूलों से डरता हो। हर पौधा लंबा, मजबूत और एक जैसी दिशा में झुका हुआ, सूरज की ओर नहीं, जमीन की ओर, जैसे किसी अनकहे शोक में डूबे हो। मैंने कैमरा उठाया और शटर दबाया। पहला फोटो सामान्य था, लेकिन जैसे ही मैंने जूम करके तस्वीर देखी, हर फूल के बीचों बीच कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा। वो केंद्र जहां बीज होने चाहिए थे, वहां जैसे किसी गोली आकृति का चेहरा था। कुछ आंखें, कुछ अधूरे होंठ, कुछ जली हुई त्वचा जैसी छायाएं। मैंने कैमरा हटाया, कुछ नहीं था। फार से देखा, फिर वही। मैं सिहर गया, क्या ये प्रकाश का भ्रम था या कुछ और? मैंने खेत के उस कोने की ओर बढ़ना शुरू किया जो बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग था। उत्तर पश्चिमी सिरा, जहां फूल बाकी खेत से विपरीत दिशा में आयुके हुए थे। वो जैसे जमीन को ताक रहे थे, मानो कोई उन्हें नीचे से पुकार रहा हो। जैसे ही मैंने उस हिस्से में कदम रखा, हवा बदल गई। अब उसमें एक सड़ी हुई मिठास थी, जैसे किसी पुराने शव के पास लोबान जला दिया गया हो। मैंने नीचे झुककर मिट्टी को छुआ। वो गर्म नहीं थी, मगर ठंडी भी नहीं, वो बस जिंदा थी। मेरे हाथ की नसें जैसे रुक गई थी एक क्षण को। तभी किसी ने पीछे से फुसफुसाया, नहीं, कोई शब्द नहीं, बस सांस। मैं पलटा, कोई नहीं। मैंने कैमरा नीचे रखा और खेत के बाहर निकला, पर हर फूल अब मेरी ओर झुका था, जैसे मेरी उपस्थिति दर्ज कर चुका हो। गांव लौटते समय मैं एक बूढ़े से टकराया, जिसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, वो तुम्हें देख चुके हैं, अब तुम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। और उस रात जब मैंने अपने हॉस्टल के कमरे में पहली बार वो फोटो फिर से खोली, तो मुझे हर चेहरे साफ दिखा। वो कोई भ्रम नहीं था, वो आत्माएं थी। कुछ मेरी ओर देखती, कुछ एक दूसरे से फुसफुसाती, और एक तो ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही हो, जैसे वो मुझे पहचानती हो। शायद इस जन्म से नहीं, पर किसी और काल से, जहां मैं भी किसी सूरजमुखी की जड़ में दफन हुआ था, किसी और नाम, किसी और कहानी के साथ।
मैंने कभी सपने में आवाजें नहीं सुनी थी, पर उस रात जैसे हर फूल ने अपनी पंखुड़ियों से मेरे कानों में कोई भूली हुई भाषा फूंकी थी। मैं बिस्तर पर था, बनारस के उस छोटे से धर्मशाला के कमरे में, जिसकी दीवारें गीली थीं और छत से कभी कभी चूहे कूदते थे। लेकिन उस रात सब शांत था, अजीब तरीके से शांत, जैसे कोई भीतर सांस ले रहा हो पर बाहर सब रुका हुआ हो। मेरी आंखें बंद थीं, पर मैं देख रहा था वही खेत, वही सूरजमुखी और उनके बीच से उगती हुई आकृतियां। उनके शरीर धुए जैसे थे, लेकिन चेहरों पर स्पष्ट रेखाएं थी। गाल कटे हुए, आंखें गहराई में डूबी और होठों पर एक ही सवाल, तू हमें भूल नहीं सकता। मेरी नींद टूटी, पर आवाज जारी रही। कमरे के कोने से कोई धीमा सा फुसफुसा रहा था, ठीक वैसे जैसे किसी ने मुंह में रात भर ली हो और फिर बोलने की कोशिश की हो। नीरज। वो मेरा नाम नहीं पुकार रहे थे, वो उसे दोहरा रहे थे, जैसे मैं खुद को भूल न जाऊं। मैं उठ बैठा। कमरे की घड़ी रात के 2 बजा रही थी और खिड़की के बाहर हवा चल नहीं रही थी, बल्कि उसे धकेला जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ हवा को मेरे कमरे तक पहुंचा रहा हो। मेरी उंगलियां बिना सोचे कैमरा उठाने लगी। ये किसी और की इच्छा थी, शायद मेरी नहीं। मैं धर्मशाला से बाहर निकला। बनारस की गलियां उस वक्त भी खाली नहीं होती, पर उस रात अजीब बात ये थी कि हर मोड़, हर नुक्कड़, हर छत खाली था, मानो पूरा शहर एक क्षण को नींद नहीं बल्कि निष्प्राण हो गया हो। मैं रिक्शा नहीं लिया, बस चलता गया। मेरे कदम मुझे खींचते रहे, जैसे जमीन की परतों में किसी ने मेरे नाम के लिए सुरंगें खोदी हो। खेत तक पहुंचने में 2 घंटे लगे, पर मुझे समय का एहसास नहीं हुआ। जब पहुंचा तो देखा कि सूरजमुखी अभी भी नींद में थे, मगर कुछ बदल गया था। खेत की जमीन अब पहले से गाढ़ी और सावली थी, जैसे ताजा खुदी मिट्टी हो। मैं धीरे धीरे उस उत्तर पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ा, जहां दिन में वो उल्टे फूल थे, रात में वो सब फूल अपनी दिशा बदल चुके थे। अब वे आकाश की ओर नहीं, बल्कि एक वृत्त में अंदर झुक रहे थे, मानो किसी अदृश्य चीज की पूजा कर रहे हो। और उस वृत्त के बीच में एक गड्ढा, गोल, सीधा और एकदम गहरा। उसकी सतह दिखाई नहीं देती थी, जैसे काली रोशनी से बना हो। मैं रुक गया। टॉर्च की रोशनी उस गड्ढे को छूते ही निगल ली गई। मेरा कैमरा कांपने लगा। नहीं, मेरा हाथ नहीं कांप रहा था, कैमरा खुद कांप रहा था, जैसे वो इस दृश्य को न देखना चाहता हो, नहीं दर्ज करना। तभी एक एक करके फूल उठने लगे। हाँ, उठने लगे। उनके तने, जो अब तक मिट्टी में थे, जमीन से बाहर निकलने लगे, जैसे कोई उन्हें नीचे से धकेल रहा हो। और फिर मैंने देखा कि वो सिर्फ फूल नहीं थे, उनके तनों के नीचे मिट्टी में जड़े नहीं, हाथ थे। इंसानी हाथ, गहरे भूरे, पपड़ीदार, और उन पर रात और सूख चुके खून के निशान थे। वो धीरे धीरे जमीन से बाहर आ रहे थे, पहले हाथ, फिर गर्दने और अंत में चेहरे जो मैंने कैमरे में देखे थे। अब वो सब मेरे सामने थे। उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, बस खालीपन, इतना गहरा कि मैं अपनी यादें उनमें गिरती हुई महसूस कर सकता था। एक ने मुझसे कहा, बिना होश हिलाए, अब तू गवाह बन चुका है, अब तू लौट नहीं सकता। मैं पीछे हटा, पर मेरा शरीर जड़ हो चुका था। मेरी सांस चल रही थी, पर दिल जैसे एक अलग समय रेखा में अभड़क रहा था। मेरे चारों ओर वे आत्माएं इकट्ठी होने लगी। उनका मुख सूरजमुखी और शरीर इंसानी, लेकिन उल्टा, जैसे किसी ने जीवन को अंदर से पलट दिया हो। वे मेरे चारों ओर गोल घेरा बना चुकी थी और फिर एक साथ बोलने लगी, एक ही वाक्य, हर फूल के नीचे एक कहानी है, हर कहानी का एक अंत अधूरा है, और तू अब उसका लेखक है। खेत अब अंधेरे से नहीं, कहानियों से भरा था, अधूरी, दम तोड़ती और मेरी प्रतीक्षा करती। मैं वहीं खड़ा था, न आगे जा सका, न पीछे लौट सका। मैं अब सिर्फ नीरज नहीं था, मैं एक दरवाजा था उस दुनिया के लिए जहां मृत आत्माएं अपने फूलों के बीच सर रही थी, न्याय की आशा में। वो रात जैसे कभी नहीं हुई,
या शायद जो समय धरती पर चलता है उसका कोई असर उस सूरजमुखी के खेत में नहीं था। मेरी घड़ी की सुई उसी बिंदु पर ठहर गई थी जिस क्षण मैंने आत्माओं की आंखों में झांका था। अब न मैं खुद को ठीक से महसूस कर पा रहा था, न अपनी देह का वजूद। लगता था जैसे मेरी नसें मिट्टी से बन चुकी थी, जैसे मेरी त्वचा अब सिर्फ एक आवरण थी। अंदर कुछ और पलने लगा था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था पर पूरी तरह मृत भी नहीं। आत्माएं अब बोलती नहीं थी, वे मुझे दिखाती थी दृश्य, यादें, मृत्यु। हर फूल एक कहानी था और मुझे उन्हें सुनना पड़ा एक एक करके। एक बच्चा जो बिना नाम के दफन हुआ था, उसकी माँ ने हर रात उसी जगह दूध रखा जहां उसका सिर गड़ा था। एक औरत जिसे जला दिया गया था दहेज के नाम पर, अब हर रात उसी आंच की गंध में समाई रहती थी। एक बूढ़ा जिसे उसके बेटों ने झड़ दिया था खेत हड़पने के लिए, वो अब उन सभी फूलों में था जो उत्तर की ओर नहीं झुकते। और अब मैं, नीरज वर्मा, जो कभी कहानियां खोजता था, खुद एक कहानी बन गया था, एक अधूरी कराहती हुई कथा। मेरी देह अब पूरी तरह मेरी नहीं थी। उंगलियां जब चलती तो मिट्टी झड़ती, आंखें जब खुलती तो पंछुड़ियां कांपती। सबसे पहले मेरी आवाज गई। मैं चिल्लाना चाहता था अपने आप से, उस अंधेरे से जो मुझे अंदर खींच रहा था, पर होंठ जैसे लकड़ी के हो गए थे, सिले नहीं, सख्त। फिर मेरी त्वचा ने पसीना बंद कर दिया। अब उसमें नमी नहीं थी, बस धूप में तपा हुआ किसी पौधे का छिलका। मैं चल सकता था, पर हर कदम पर जड़ें जमीन से उगती थीं और मुझे रोक लेती थी, जैसे धरती अब मुझे अपने भीतर लेना चाहती हो। गांव लौटने की कोशिश की, पर रास्ता ही नहीं रहा। वही पगडंडियां जो मुझे दिन में खेत तक लाई थी, अब पेड़, झाड़ियों और अनदेखे धुएं से भर चुकी थी। एक बार एक लड़की मिली, नन्ही, 7-8 साल की, हाथ में एक टूटी गुड़िया लिए। उसने मेरी ओर देखा और बोली, तुम लौट नहीं सकते, खेत तुम्हें चुना है। और वो गायब हो गई। मैं वहीं बैठ गया। कैमरा मेरे गले में लटका था, पर अब वह काम नहीं करता था। स्क्रीन पर बस एक लाइन थी, मेमोरी फुल बट नॉट योर्स। मैंने उसे जमीन पर पटक दिया, पर वो टूटने के बजाय मिट्टी में समा गया, जैसे उसने खुद को मिट्टी से जन्म दिया हो। फिर एक रात कुछ बदला। फूल जो अब तक मेरी ओर पीठ किए हुए थे, एक एक करके मेरी ओर मुड़ने लगे। उनमें से एक ठीक मेरे सामने, जिसकी पंखुड़ियां हल्के खून से रंगी हुई थी, धीरे धीरे इंसानी आकृति में बदलने लगी। वो मैं था, वही चेहरा, वही आंखें, पर वो मुस्कुरा रहा था, जैसे जानता हो कि अब मेरी बारी है। और फिर मेरी टांगें मिट्टी में घुसने लगी। मैंने उन्हें खींचने की कोशिश की, मगर वो अब मेरी नहीं थी। जमीन ने उन्हें पकड़ लिया था और मेरी रीढ़ में जैसे ठंडी आग उतरने लगी। मेरे कंधे भारी होने लगे, जैसे वहां फूल उगने को तैयार हो रहे हो। और तब मैंने सुना, पहली बार उन सब आत्माओं ने मिलकर मेरी तरफ कहा, अब तो हमारा द्वार है। हर वो कहानी जो सुनी नहीं गई, तेरे अंदर से गुजरेगी। उस पर मैं जान गया कि अब कोई लौटने वाला नहीं है। न शरीर, न पहचान, न समय, बस मैं, एक सुनहरा फूल जो हर सुबह उस दिशा में झुकता है जहां किसी ने न्याय मांगा था, और हर रात एक नई चीख को अपने बीजों में समेट लेता है। अब जब कोई नया पथिक उस खेत के पास से गुजरता है और कैमरा उठाता है, तो मेरी आंखें उसकी तस्वीर में दिखती है, सड़ी हुई पर जागती। और हर बार मैं यही चाहता हूँ कि कोई अंततः उस कहानी को सुने जो मिट्टी में दफन है। लेकिन जब तक वो नहीं होता, मैं वही हूँ, भूतों का सूरजमुखी, जिसकी जड़ें इंसानी हड्डियों से बनी है और जिसकी पंखुड़ियां हर सुबह चीखों से भारी होती है। उत्तराखंड की कंटीली पहाड़ियों के बीच छिपा एक छोटा सा गांव था, भैंसकोट। पहाड़ी रास्तों से कटकर अलग पड़ा हुआ इस गांव में न कोई सीधा रास्ता जाता था, न ही कोई वापसी की उम्मीद रहती थी। दिन में यह गांव वैसा ही दिखता था जैसे पहाड़ों के दूसरे गांव। बच्चों की चिल्लपों, मंदिर की घंटियां
और बकरियों की आवाजें। लेकिन रात को यह गांव बदल जाता था, खासकर एक रात, 23 जून की रात, जब हवा अचानक थम जाती थी। कुत्ते रोने लगते थे और देवदार के पेड़ खुद कांपने लगते थे। लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते थे, दिए बुझा देते थे और खिड़कियां कसकर जाम कर देते थे। कोई नहीं चाहता था कि उस रात उनकी आंखें किसी से मिले, क्योंकि हो सकता है वो आंखें इंसानी ना हो। भैंसकोट के सबसे बूढ़े व्यक्ति महेंद्रनाथ कहते थे कि जब वे छोटे थे तब उन्होंने अपनी आंखों से एक बारात को देखा था। पूरी बारात जिसमें घोड़ी सजी हुई थी, बैंड वाले थे और दूल्हा मुस्कुराता हुआ घोड़ी पर बैठा था। लेकिन उस बारात के लोग हवा में चल रहे थे, उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। और सबसे अजीब बात, उस बारात के पीछे एक काली छाया चल रही थी जो बाकी सबसे लंबी थी और हर बाराती की गर्दन पर हाथ रखे थी। महेंद्रनाथ की बातों पर कोई हंसता तो वह सिर्फ इतना कहते, उनमें से किसी की भी लाश नहीं मिली थी, एक भी नहीं। शुरुआत हुई थी 1978 से, जब गांव के ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी बेटी रूपा की शादी तय की। ठाकुर एक जमाने में अपने समय के सबसे प्रभावशाली जमींदार थे, कठोर तानाशाही प्रवृत्ति के, लेकिन बेटी के लिए दुनिया से लड़ने वाले। उनकी बेटी रूपा परिणीत थी, संस्कारी और सुंदर थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि एक दिन गांव के ही स्कूल में पढ़ाने आए युवक अमरेश से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। अमरेश एक साधारण परिवार से था, सादा रहन-सहन, ईमानदारी से भरा जीवन और विनम्र स्वभाव। लेकिन ठाकुर को उसका गरीबी से नाता बर्दाश्त नहीं था। रूपा और अमरेश की मुलाकातें छिपछिपाकर मंदिर के पीछे वाले कुएं पर होती थी। वे दोनों वहीं बैठकर घंटों बातें करते, सपने बुनते और भविष्य की योजनाएं बनाते। लेकिन गांव छोटा था और बातें छिपती नहीं थीं। एक दिन ठाकुर के सबसे भरोसेमंद नौकर ने उनकी मुलाकातों की खबर पहुंचा दी। गुस्से से पागल हुए ठाकुर ने उस रात अमरेश को गांव से निकल जाने की चेतावनी दी और रूपा को कमरे में बंद कर दिया। लेकिन रूपा ने जहर खा लिया, जान बच गई। लेकिन उस दिन ठाकुर की कठोरता पहली बार टूटी। उसी दिन उन्होंने शादी के लिए हामी भरी, मगर एक अजीब शर्त के साथ। बारात रात को आएगी और गांव की सीमा में नहीं घुसेगी। शादी मंदिर के प्रांगण में होगी। उसके बाद सब चले जाएंगे, अंदर कोई नहीं आएगा, कोई सवाल नहीं पूछे गए। किसी ने यह नहीं जाना कि यह परंपरा क्यों थी और किस डर से जुड़ी थी। 23 जून 1978 की रात थी, गर्मियों की उमस भरी रात, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब सा ठहराव था। अमरेश की बारात गांव की सीमा तक पहुंची। बैंड वाले बाजा बजा रहे थे, घोड़ी सजी हुई थी, लड़के नाच रहे थे और अमरेश के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। लेकिन जैसे ही मंदिर की पहली सीढ़ी पर बारात पहुंची, चारों ओर एक घना धुंध फैल गया। इतनी घनी कि पास खड़े लोग भी एक दूसरे को न देख सके। हवा अचानक ठंडी हो गई, बैंड की आवाज टूट गई और घोड़ी बेकाबू हो गई। वह जोर जोर से हिनहिनाने लगी और जमीन पर लौटने लगी। अमरेश घोड़ी से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसकी आंखें कुछ अजीब सा देखने लगी। उस धुंध में मंदिर की सीढ़ियों पर एक और बारात खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, एक भी चेहरा नहीं दिखता। हर बाराती जैसे अधर में लटका हो। वे ना चल रहे थे, ना बोल रहे थे। उनमें से एक औरत आगे आई, लाल जोड़े में, मगर उसका घूंघट बहुत नीचे तक लटक रहा था। उसके कदम जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वह अमरेश के पास आई और धीमे स्वर में बोली, अब तुम आए हो, अब शादी पूरी होगी। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो मंदिर खाली था। ना घोड़ी, ना दूल्हा, ना बैंड वाले। वहां सिर्फ टूटी हुई माला, कुछ जलती अगरबत्तियां और एक लाल रंग की चूड़ी पड़ी थी जिस पर लिखा था रूपा। ठाकुर के घर पर रूपा बैठी थी, आंखें शून्य में, चेहरा रात जैसा, बाल खुले और सिर झुका हुआ। किसी ने पूछा, शादी हुई? उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ, और फिर वह कभी नहीं बोली। न खाया, न पिया, और तीसरे दिन उसकी लाश कुएं में मिली।
ठीक उसी कुएं में जहां वो अमरेश से मिला करती थी। उसके बाद से हर साल 23 जून की रात गांव की सीमा पर बैंड की टूटी फूटी आवाजें सुनाई देती है। मंदिर की घंटियां बिना छुए बजती है और कई बार गांव के बच्चों को सपने में एक लाल जोड़े वाली औरत आती है जो कहती है, मेरे दूल्हे को देखा क्या? कोई नहीं जानता कि वह शादी अधूरी थी या पूरी, लेकिन अब गांव के मंदिर पर एक तख्ती लगी है, 23 जून को मंदिर बंद रहेगा। कोई भी बारात उस रात यहाँ न लाए। यह विवाह भूमि नहीं, यह मुक्ति का द्वार है। उत्तराखंड की ऊंचाइयों पर जहां मोबाइल सिग्नल भी डर के मारे कांपता है, वहीं कहीं 2023 की जून की शुरुआत में 5 दोस्तों ने एक ट्रेकिंग प्लान किया। दिल्ली के रहने वाले थे साहिल, वृशाली, करण, जोया और मयंक। इनका मकसद था भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कुछ दिन शांति में बिताना। इंटरनेट पर उन्होंने एक नाम सुना, भैंसकोट। बताया गया कि वहां का ट्रेकिंग रूट अनछुआ, जंगल असली और रातें एकदम काली होती है। साहिल ने हंसते हुए कहा, भाई वहां तो भूत भी बूट पहनकर डरते होंगे। वे लोग किराए की जीप से गांव तक पहुंचे। गांव सुनसान, चुप और पुराने जमाने का लगा। रास्ते में कुछ बूढ़े मिले जिन्होंने एक ही बात कही, 23 जून को मंदिर के पास मत जाना। करण ने मजाक उड़ाया, ये लोग तो नेटफ्लिक्स से ज्यादा हॉरर है। लेकिन जोया को अजीब सा लगा। एक बूढ़ी औरत ने उसकी हथेली पर लाल चूड़ी रखते हुए बस इतना कहा, शादी कभी पूरी नहीं हुई। जोया ने चूड़ी लौटा दी, पर उस बूढ़ी की आंखों में पानी और धुआं दोनों थे। उन्होंने गांव से थोड़ी दूरी पर डेरा डाला, मंदिर से कोई 400 मीटर दूर, ठीक देवदार के जंगल के साए में। रात का खाना बनाते हुए साहिल ने जोर से कहा, चलो आज शादी वाला गेम खेलते हैं। करण बोला, क्या मतलब? साहिल ने मुस्कुराकर कहा, मैं दूल्हा, वृशाली दुल्हन, तुम सब बाराती। सब हंस पड़े और YouTube पर शादी का सॉन्ग बजाकर नाचने लगे। लेकिन जैसे ही 11 बजा, हवा का रुख बदल गया। सिर्फ एक ही दिशा से हवा चल रही थी, मंदिर की तरफ से। देवदार के पेड़ एक साथ झुकने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत के आगे नतमस्तक हो रहे हो। मयंक ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोगों को मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही है? वृशाली बोली, कोई है वहां, मैं देख सकती हूँ किसी को, दुल्हन जैसी ड्रेस में। करण बोला, फालतू मत डराओ। लेकिन तब तक साहिल का चेहरा उतर चुका था। वो धीरे धीरे जंगल की ओर खींचता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य डोरी उसे खींच रही हो। सबने उसे रोका, लेकिन उसके कदम किसी सम्मोहन में चलते गए। मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसने देखा, वहां लाल जोड़े में एक औरत बैठी थी। उसका घूंघट नीचे था, लेकिन उसकी बाहें रात जैसी सफेद और उंगलियां उल्टी थी। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, शादी अधूरी है, तुम दूल्हे हो, आज रात पूरी होगी। साहिल बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी दोस्त उसे घसीटते हुए कैंप तक लाए। उसकी धड़कनें तेज थी, माथे पर पसीना और होठों पर एक ही शब्द, घूंघट। घूंघट के पीछे कुछ नहीं। अगले दिन साहिल कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें हर समय मंदिर की दिशा में ताकती थी। जब दिल्ली लौटे तो सब कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन एक हफ्ते बाद वृशाली की शादी की तैयारियों के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई। एक दोस्त ने कैंप वाली रात का ग्रुप फोटो इंस्टाग्राम पर डाला था। फोटो में पीछे मंदिर का धुआं ढांचा दिख रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था फोटो का बायां कोना। वहां एक लाल साड़ी में कोई खड़ी थी, नजर झुकी हुई, लेकिन चेहरा साफ दिख रहा था, रूपा, वही जिसकी शादी कभी पूरी नहीं हुई थी। जोया ने सबसे पहले कमेंट किया, ये कौन है हमारे साथ फोटो में? वहां तो कोई नहीं था, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब हर साल साहिल को 23 जून के आसपास तेज बुखार चढ़ता है। उसके कमरे में रात मिलती है, उसकी अलमारी में लाल चूड़ियां पाई जाती है, और एक बार एक कॉल आई, बस एक ही वाक्य, तुमने वादा किया था, इस बार मंडप में आना होगा। साल भर बीत गया। दिल्ली की जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पर लौट आई थी, लेकिन पांचों दोस्तों की जिंदगी वैसी नहीं। मयंक ने काम छोड़ दिया,
वृषाली ने जिद करके जिंदगी को सामान्य बनाए रखा। उसने तय किया कि डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगी। और जब उसके बचपन के दोस्त नीलेश ने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने हाँ कर दी, शायद इस उम्मीद में कि अतीत को मिटाया जा सकता है। शादी की तारीख तय हुई 23 जून। किसी ने तारीख पर सवाल नहीं किया, किसी ने भेसकोट की बात नहीं की, लेकिन जब निमंत्रण कार्ड छपे और उसमें एक गलती हुई, सब चौंक गए। कार्ड में दूल्हे का नाम नीलेश की जगह लिखा था, साहिल वर्मा। प्रिंटिंग प्रेस ने माफी मांगी, लेकिन वृषाली कांप गई। उसने कार्ड जला दिए, लेकिन रात से उगती गंध वही थी, वही जो उस रात देवदार के जंगल में फैली थी। शादी का मंडप बना, सब आमंत्रित हुए। हल्दी, संगीत, मेहंदी, सब रस्में हुई, लेकिन हर रस्म में कुछ न कुछ अजीब हुआ। हल्दी लगाते वक्त वृषाली के हाथों पर लाल निशान उभर आए, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। मेहंदी की रंगत काली नहीं, रात जैसी हुई। संगीत की रात एक वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त कैमरे में एक लाल जोड़े वाली औरत दिखी, छत पर खड़ी, गूंगन में, बिना चेहरे के। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी मंडरा गई। 23 जून की सुबह नीलेश की मां को सपना आया, एक मंदिर, टूटी माला और एक लड़की जो कह रही थी, मेरे दूल्हे को भेज दो। इस बार मंडप अधूरा नहीं रहेगा। मां ने जब यह सपना सबको बताया तो करण कांप उठा, मयंक रो पड़ा, जोया बेहोश हो गई और साहिल मुस्कुराया। शादी की तैयारियां जैसे जैसे पूरी हो रही थी, वृषाली अंदर से टूटती जा रही थी। उसे हर जगह कोई घूरता महसूस होता, आईने में, बालकनी में, फूलों के बीच, मेहंदी के कोन की नोक पर। और फिर शादी की रात, ठीक फेरों से पहले, वह गायब हो गई। मंडप सजा था, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, नीलेश वरमाला लिए खड़ा था, लेकिन दुल्हन का कोई नामो निशान नहीं था। कमरे में उसका जोड़ा रखा था, पर उससे रात की गंध आ रही थी। तभी मंदिर के पीछे से एक शहनाई की आवाज आई, वही स्वर, वही थाप जो भैंसकोट के मंदिर में कभी 1978 में गूंजा था। करण चिल्लाया, ये वही बारात है, ये फिर लौट आई है। लेकिन तब तक साहिल उठ चुका था। वह सीधे मंदिर की तरफ चल पड़ा, वही मंदिर जो अब दिल्ली के इस विवाह स्थल के पीछे एक डेकोरेशन सेट की तरह बनाया गया था, लेकिन उसकी नींद में पुरानी ईंटें थी और इतिहास। वहां उसने देखा, वृषाली लाल जोड़े में बैठी थी, आंखें बंद, हाथों में चूड़ियां, और सामने बैठा था अमरेश। वही चेहरा, वही सादी मूंछें, वही भाव शून्यता। वृषाली ने आंखें खोली, उसकी आंखों में काजल नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसने साहिल की ओर देखा और धीरे से बोली, अब तुम आए हो, मेरी डोली फिर से तैयार है। मंडप की सजावट जल उठी, फूल रात में बदल गए, मेहमानों की आंखें सफेद हो गई, मोबाइल कैमरों ने काम करना बंद कर दिया, और शहनाई वह बजती रही। सुबह दिल्ली का अखबार एक हेडलाइन के साथ आया, दिल्ली में विवाह स्थल पर आग, दुल्हन लापता, दूल्हा सदमे में, 5 दोस्तों में 2 गायब। लेकिन सीसीटीवी में एक फुटेज मिली, ठीक आग लगने से पहले कैमरे में दिखा था एक लाल जोड़े वाली औरत और उसके पीछे चलती एक बारात, हवा में तैरती हुई,